नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी महज अफवाह है। कल एक बड़ी खबर आई और वो ये थी कि दूसरी डोज लेने के बाद भी हमारे देश में करीब 87,000 लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ है। दूसरी डोज जो है उसके बाद होने वाले संक्रमण को हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं और इसके 46% जो मामले हैं वो केरल में ही देखे गए, यानी कि इन 87,000 में से 46% सिर्फ केरल में है। यानी कि करीब आपको बता दें कि 40,000 मामले जो हैं वो केरल में ही इस वक्त पाए गए हैं, जिनमें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन देखा गया दूसरी डोज के बाद भी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता क्या है और किस वजह से ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। डॉक्टर सरमन सिंह हमारे साथ जुड़ गए, जो कि डायरेक्टर हैं एम्स भोपाल से और सीनियर वायरोलॉजिस्ट भी हैं। साथ ही में हमारे जुड़ गए हैं डॉक्टर अरविंद मेदांता से, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अरविंद कुमार, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरमन सिंह, जब इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं तो एक आम आदमी का पहला रिएक्शन ये होता है कि वो ये कहता है सीधा कि अगर टीका लगाने, दोनों डोज लगाने के बावजूद भी इन्फेक्शन हो गया तो टीका क्यों लगाएं? जी अंजलि जी, थैंक यू वेरी मच। ये हो सकता है आदमियों में होता हो, लेकिन कुछ लोगों में ये कई बार ये वजह देखी गई है इस तरह से सोच बनाने की। लेकिन हम लोगों का और आपका ये धर्म है कि सही बात उनको बताएं, और ये गलतफहमी अगर उनको हो रही है तो हम उसी के लिए आज शायद डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो आपने बिल्कुल सही कहा, ब्रेक थ्रू किसको कहते हैं। तो ये कोविड में ही नहीं, किसी भी जहां पर वैक्सीन देते हैं और वैक्सीन का जो एक्चुअल पीरियड होता है, जैसे कोरोना के केस में देखा जाए तो दोनों वैक्सीन लगने के 15 दिन के बाद जब भी इंफेक्शन होता है तो उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। सिमिलरली ऐसा नहीं है कि केवल कोरोना की वैक्सीन में इसको ये नाम दिया गया है, किसी भी वैक्सीन में जब होता है तो उसमें वैक्सीन देने के और जो एक्चुअल पीरियड जो बताया जाता है उसके बाद भी जब इन्फेक्शन होता है तो ये जनरल टर्म है, हर वैक्सीन के लिए होता है। और कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है, दुनिया की कोई भी, चाहे पोलियो ले लीजिए, मीजल्स ले लीजिए, जो कि कम से कम डिकेड्स लॉन्ग हैं और वो चल रही हैं। उसी तरह से किसी भी वैक्सीन का नाम लें तो 100% कोई इफेक्टिव नहीं है। 95, 96, 97 मैक्सिमम हो सकती हैं, लेकिन 2 या 3% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कि हमारी बॉडी, उस मरीज की या उस पर्सन की बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती है सही तरीके से, और उसके एंटीबॉडी या न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी इन दिस केस जब हम कहते हैं तो वो नहीं बन पाती हैं। उनके जो कई बार होता है कि जेनेटिक कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ हमारी जो मेमोरी सेल्स होती हैं, टी सेल जिनको कहते हैं, टी सेल हैं जो हमारा उसकी कॉपी बना के और रखती है कि जब भी जरूरत पड़ेगी, जैसे हम कहें कि किसी का फर्मा बना के, हिंदी भाषा में कहें कि आपने सांचा बना के रख लिया और जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप उसी सांचे से उसी तरह की बहुत सारी कॉपियां बना देंगे। तो एंटीबॉडी के लिए वो ये जरूरी होती है। तो टी सेल होती है, वो बी सेल को फिर सिग्नल देती है कि हमको ये बनाना है। तो जब भी टी सेल का कोई डिफेक्ट होता है या बी सेल का कोई डिफेक्ट होता है, या कई बार कुछ अननोन रीजन्स जो अभी तक हम लोगों को साइंस में पता नहीं है, ऐसे रीजन्स होते हैं कि जिनको नॉन रेस्पॉन्डर कहते हैं, तो कई बार उनमें एंटीबॉडी नहीं बनती है। लेकिन कभी कभी यह देखा गया कि एंटीबॉडी बनने के बाद भी उसमें इन्फेक्शन हो रहा है। उसमें भी मैं बताना चाहूंगा कि एंटीबॉडी, मियरली एंटीबॉडी होना सफिशिएंट नहीं है। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, जो एंटी स्पाइक एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट है, जो कि ज्यादातर लेबोरेटरी हैं वो नहीं कर रही हैं। तो ऐसे केसेस नहीं देखने को मिले कि जिनमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी हो, एंटी स्पाइक हो और फिर भी इंफेक्शन हो गया हो। एंटीबॉडी के बाद जो मैंने बताया कि हो सकता है, और वैक्सीन के बाद भी हो सकता है अगर उन्होंने एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, तो ये मुमकिन है, ये साफ है, और वैक्सीन आपको कम से कम गंभीर बीमारी से बचाती है, ये भी साफ है। डॉक्टर अरविंद, आप क्योंकि आपके पास जो लोग आते हैं वो सवाल ये जरूर पूछते होंगे, उनको कैसे समझाते हैं कि नहीं वैक्सीन जरूरी है, और दूसरा ये, क्या इसका मतलब ये रहेगा कि ये लगातार होता रहेगा कि वैक्सीन लगे और उसके बाद इन्फेक्शन हो, और लगातार ये जब तक वायरस रहेगा, संक्रमण होता रहेगा, क्या ये सिलसिला चलता रहेगा?
अंजलि जी, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पिकअप किया है। जैसा डॉक्टर सरमन ने डिफाइन किया कि सेकेंड डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद अगर किसी को आरटीपीसीआर प्रूव्ड इन्फेक्शन हो, उसको हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। और जैसा कि सर ने आपको बताया कि किसी में हो सकता है वो नॉन रिस्पॉन्डर हो, यानी कि एंटीबॉडी बनी ही नहीं, एक कारण। दूसरा कारण कि वो एंटीबॉडी जो बनी वो इस तरह की नहीं है जो स्पाइक प्रोटीन को न्यूट्रलाइज कर पाए, दूसरा कारण। तीसरा कारण हो सकता है कि एंटीबॉडी बनी लेकिन बनने के कुछ समय के बाद उसके लेवल्स धीरे धीरे कम हो गए, जैसा कि यूएस से खबर आ रही है फाइजर वैक्सीन के बाद कि 6 महीने के बाद शायद वहां लोगों में एंटीबॉडी के लेवल्स कम हो रहे हैं और अब वो तीसरे बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं। तो ये 3 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें वैक्सीनेशन के बाद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। देखिए, इंपॉर्टेंट मैसेज जो एनडीटीवी को देना है वो ये नहीं है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है, वो ये है जरूर, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आपने 80,000 मामले बताए, ये इसका डिनोमिनेटर क्या है। इस समय 56 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, तो अगर उस नंबर में से 80,000 हुआ तो आप इसको परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो बहुत छोटा होगा। यूएस से फिगर आई है कि जो सीरियस इंफेक्शंस हैं उनकी संख्या 1% से भी कम है और वैक्सीन लग चुके लोगों में कोरोना की वजह से जो डेथ का इंसिडेंस है वो 0.04% से भी कम है। तो कुल मिला के मैसेज बहुत क्लियर है कि ये हमें 100% प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, 70-80% प्रोटेक्शन इन्फेक्शन से दे रहा है, 99% प्रोटेक्शन सीरियस डिजीज से दे रहा है और करीब 99.78% प्रोटेक्शन हमें डेथ से दे रहा है। लेकिन मैसेज यह है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना संयम यानी मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, एक जगह पे ज्यादा लोगों का भीड़ इकट्ठा ना होना और हैंड हाइजीन, ये 4 बहुत अहम चीजें हैं। एक तरफ वैक्सीन लगवाइए, दूसरे तरफ कोरोना संयम का पालन करिए, तो आई थिंक उससे वैक्सीन की इफेक्टिवनेस और बढ़ जाएगी और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस का नंबर कम हो जाएगा। अंजलि जी, बहुत अहम ये मैसेजेस हैं जो आपने दिए। शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ जुड़े। तो संक्रमण होता है, इसकी चिंता ना करें, लेकिन वैक्सीन अगर आप लगा लेते हैं तो आपको संक्रमण से किसी गंभीर बीमारी का पूरा खतरा दूर हो जाएगा, इसलिए जरूर वैक्सीन लगाएं। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो गूगल और एनडीटीवी की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। एनडीटीवी और गूगल की मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ चर्चा के लिए आज जुड़ गए डॉक्टर मानव मनचंदा, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन के एशियन अस्पताल फरीदाबाद से। शुक्रिया डॉक्टर मनचंदा। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या कोविड की बीमारी से ठीक होने वाले लोगों को भी टीका लगवाना चाहिए। अब तक जो लोग जो रिकवर कर रहे हैं उनको जिस तरह की दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद आप क्या कहेंगे कि कब टीका लगाएं और ये टीका क्यों जरूरी है उनके लिए भी? हाँ जी, हमारे पास अब एटलीस्ट जिस बेल्ट में मैं काम कर रहा हूँ, काफी ऐसे लोग हैं जिनको लास्ट के 4-5 महीने पहले कोविड हुआ था, जब सेकेंड वेव हमारे को बहुत हिट करी थी, पर उनके लिए भी वैक्सीन जरूरी है। उनको जरूर ये टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि जो हमने देखा है जिनको जैसे बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है उसमें उस टाइप की एंटीबॉडी या उस टाइप की प्रोटेक्शन उनको नहीं मिल रही है जिसको वो फर्दर कोविड से उसको रोक सके। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको कोविड हुआ है और वो 3 महीने रिकवरी उनको हो चुकी है, तो आफ्टर रिकवरी 3 मंथ्स उनको वैक्सीन की फर्स्ट डोज जरूर लगनी है। अगर वो फर्स्ट डोज पहले ले चुके हैं और उसके बाद उनको कोविड हुआ है तो फिर उसको वो भी 3 महीने के बाद सेकेंड डोज भी ले सकते हैं और अवश्य उनको लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी हम देख रहे हैं कि कई वेरिएंट्स भी आने की हमारे को आशंका है। कुछ वेरिएंट्स अभी आ भी गए हैं जो हमें तंग कर रहे हैं, जैसे डेल्टा प्लस, और कुछ वेरिएंट्स और इसके वायरस है जो वेरिएंट्स बना सकता है। तो उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन बनने के लिए सेकेंड डोज वैक्सीन जब तक 2 हो ना जाए हमें जरूर लगवानी चाहिए। डॉक्टर, कई लोग जो हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक ने कई लोगों को कई चीजें सिखा दी हैं, तो कई लोगों को टेस्ट वगैरह के बारे में भी काफी पता चल गया है,
बहुत लोगों से बात होती है तो कहते हैं कि हमने तो अपना एंटीबॉडी टेस्ट करा लिया है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी है, हमें चिंता की बात नहीं है, हम टीका नहीं लगवाना चाहते। तो ये जो चलन बढ़ रहा है, क्योंकि टेस्ट भी इजीली एक्सेसिबल है, तो ये एंटीबॉडी टेस्ट कराना और उसके हिसाब से अपना टाइम डिसाइड करना कि कब हम टीका लें या ना लें, ये आप इससे कितना गलत मानते हैं? देखो, एंटीबॉडी कोविड की अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए एक तरीका है। इसमें बहुत सारे और सेल्स भी होते हैं, जैसे CD4 सेल्स होते हैं जो कि कोविड के अगेंस्ट लड़ते हैं, तो वो सेल्स हम लोग टेस्ट नहीं कर पाते। प्लस एंटीबॉडी की जो लैब्स की स्टैंडर्डाइजेशन है वो अक्रॉस लैब्स डिफरेंट है। तो अगर एक लैब एक एंटीबॉडी का वैल्यू दे रहा है तो दूसरा उसको दूसरे लेवल पे दे रहा है। तो सिर्फ आप एंटीबॉडी का टेस्ट कराएं और उससे ये सोच के जाने कि ये आपके लिए पर्याप्त है, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडीज टाइम के साथ डिके भी हो जाती हैं। तो अगर आप 1 महीना बाद कोविड के टेस्ट कराएंगे तो एंटीबॉडी अच्छी होंगी और 3 महीने बाद हो सकता है वो बिल्कुल 0 लेवल पे आ जाए। कई लोगों में हमने देखा है। और केवल एंटीबॉडी एक तरीका नहीं है लड़ने का, और भी तरीके हैं शरीर में कोविड के अगेंस्ट लड़ने के लिए जो कि हम मेजर नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ एंटीबॉडी के बेस पे आप ये सोचें कि आपको भी टीके की जरूरत नहीं है, वो गलत होगा, क्योंकि इसकी एक तो डिके बहुत जल्दी हो रही है एंटीबॉडीज की। हमने देखा है हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट सेकेंड वेव में आए थे जो फर्स्ट डोज लेके आए थे पर उनकी एंटीबॉडी बहुत कम बनी थी और इसलिए उनको इन्फेक्शन हुआ। हालांकि उन सबको सीरियस इन्फेक्शन नहीं हुआ, मोस्टली वो पेशेंट्स वार्ड में बिना ऑक्सीजन के रिकवर होके गए, पर एंटीबॉडी डीके होने से उनको इतना इफेक्ट नहीं आया और उनकी टोटल प्रिवेंशन नहीं हुई। तो इसलिए सेकेंड डोज और उनको फर्स्ट डोज अगर नहीं लगाई है तो एंटीबॉडी के बेस पे आप सिर्फ मत जाएं और उसको आप जो करा सकें जरूर कराएं, लेकिन उसके बेस पे डिसाइड ना करें इस चीज को। बिल्कुल, बहुत अहम हो जाता है। डॉक्टर, जाते जाते आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई लोग सेकंड डोज को लेकर लापरवाही भी बरत रहे हैं, चाहे वो आलस हो या ये डर कि अब तो सेकंड वेव चली गई, हम क्यों लगवाएं सेकंड डोज, उनको क्या कहेंगे? उनके लिए ये संदेश है कि अगर आपने फर्स्ट डोज लगाई है और आप उसको जान रहे हैं कि आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो सेकंड डोज तो एक बहुत ही माइनर सी चीज है। जिसको फर्स्ट डोज में रिएक्शन नहीं होते उसको सेकंड डोज में बहुत ही कम रिएक्शन होते हैं। तो आप अवश्य लगाएं। और एक नेशन वाइड हर्ड इम्यूनिटी, मतलब हमारा जो टारगेट है कि इतने परसेंटेज जब लोग वैक्सीन हो जाए तो ये वायरस ऑटोमेटिकली पूरे देश से निकल सकता है। और अगर उसके वेरिएंट्स भी बनते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ उसकी प्रोटेक्शन रहेगी, ताकि वो वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी हम लोग प्रोटेक्टेड रहें। अभी हमें नहीं पता कि 2 महीने बाद एक नया वेरिएंट आ जाए और वो फिर हम, क्योंकि एक डोज वैक्सीनेटेड है, तो वो सेकंड वेरिएंट जो आए वो हमको फिर ज्यादा तंग करे और सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम करे। तो इसमें हमें आलस नहीं बरतना है। आई थिंक वी शुड गो अहेड एंड डू द सेकंड डोज एज वेल, व्हाटएवर टाइम हैज बीन अलॉटेड टू यू। बिल्कुल, और अभी वैक्सीन्स भी आसानी से उपलब्ध हैं, वक्त आपके पास है, संक्रमण भी डाउन है, इसका फायदा उठाएं। अगर आपका नंबर आ गया है तो जाकर टीका जरूर लगवाएं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।